नमस्कार है आप सभी को और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ क्लास 12th की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन में हमने विभिन्न बिंदुओं को पढ़ा है। तो आज का जो बिंदु है हमारा वो है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन जो कि समय समय पर आयोजित किए गए हैं। ब्रिटेन के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं और हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में आज हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। तो इस गोलमेज सम्मेलन का जो समय दिया गया है पाठ्यपुस्तक के अनुसार कि 1930 से 1932 तक का, ठीक है। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमने जो है इससे पूर्व जो मैंने पाठ डाला था जो है भाग 19 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो हमने पढ़ा था। अब हम आज जो अगला बिंदु है वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। ये भी इंग्लैंड में हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या खास बातें थी वो हम इस पॉइंट के माध्यम से जानेंगे। इसके साथ ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आते हैं टॉपिक पर कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक जो है हुआ है। इसका समय काल है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 और कहाँ हुआ है? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस के अंदर, लंदन में हुआ है जो कि ब्रिटेन की राजधानी है। वहाँ पर ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। तो इस गोलमेज सम्मेलन में देश के विभिन्न नेताओं ने भाग लिया, लेकिन जो कांग्रेस के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे महात्मा गांधी। तो ये एकमात्र प्रतिनिधि थे जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। गांधी जी डॉक्टर अंसारी जैसे राष्ट्रवादी मुसलमानों का भी कांग्रेस की तरफ से शामिल करना चाहते थे। गांधी जी मतलब कहने का तात्पर्य है तो गांधी जी एकमात्र कांग्रेस की प्रतिनिधित्व करता थे, वहीं डॉक्टर अंसारी जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान नेता थे उनको भी जो है गांधी जी कांग्रेस की तरफ से शामिल करना चाहते थे, परंतु वायसराय इससे सहमत नहीं हुआ। यानी अंग्रेज वायसराय जो यहाँ पर मौजूद था विलिंगटन, वो इसने मानने से इनकार कर दिया। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए, जहाज से गए क्योंकि पहले यात्राएं जो है जहाज़ों के माध्यम से की जाती थी। और गांधी जी जिस जहाज से गए थे उस जहाज का नाम था ओपी राजपुताना। जीके में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जिस जहाज से यात्रा की थी उस जहाज का नाम क्या था? तो ओपी राजपुताना। ये जीके का क्वेश्चन है आपका, तो पूछा जा सकता है कभी। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ उनके व्यक्तिगत सचिव के रूप में महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा उनकी अंग्रेज सचिव जिसमें नाम था उनका मीराबेन और मैडलिन स्लेड, ये 2 महिलाएं भी शामिल थी। और इसके अलावा गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी भी इस सम्मेलन में गांधी जी के साथ थे। उसी जहाज पर यानी ओपी राजपुताना जो जहाज था, इसी जहाज के ऊपर सरोजिनी नायडू महिलाओं की प्रतिनिधि के रूप में जो है ब्रिटेन गई, या कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड की तरफ गई थी। हिंदू महासभा के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय और व्यावसायिक वर्ग के प्रतिनिधि जी डी बिरला भी इसी जहाज से गए थे। तो यानी विभिन्न जो है सदस्य अपने अपने अलग अलग संस्थानों के प्रतिनिधित्व के रूप में जो है गए थे। कोई हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो कोई व्यावसायिक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था, कोई महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था, कोई कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहा था, कोई मुसलमान नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो इस प्रकार से सभी जो है प्रमुख नेता देश के इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है ओपी राजपुताना नामक जहाज से यात्रा करके गए।
एनी बेसेंट भी भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में पहले चली गई थी और इसमें कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये भारत की तरफ से विभिन्न प्रतिनिधि थे जो कि ब्रिटेन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। अब वहाँ पर जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुँचे विभिन्न नेता देश के, तो उस दौरान वहाँ की जो है वहाँ के नेताओं का गांधी जी के प्रति क्या रवैया रहा है वो इसमें बताया जा रहा है कि गांधी जी के प्रति उनका दृष्टिकोण, उनका नजरिया। विंस्टन चर्चिल नाम आ रहा है। विंस्टन चर्चिल जो कि ये ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे या नेता कह सकते हैं, राजनीतिज्ञ या राजनेता कह सकते हैं। और इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1945 के दौरान ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ है 1939 के अंदर, लेकिन जो विंस्टन चर्चिल का जो समय है वो माना गया है 1940 से 1945 तक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर रहे। तो विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की उस दौरान आलोचना करते हुए कहा कि सरकार देशद्रोही फकीर को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही। जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी वहाँ पहुँचे तो यहाँ पर विंस्टन चर्चिल ने उनका मखौल उड़ाया है और वहीं ब्रिटिश सरकार की आलोचना ये करते हुए की है कि सरकार देशद्रोही फकीर को यानी अंग्रेजी सरकार की खिलाफत कर रहा है और ऐसे में उसको बराबर का दर्जा है वो सरकार दे रही है, तो ये उचित नहीं है। तो ये गांधी जी के लिए उन्होंने व्यंग्यात्मक शब्द बोले हैं और गांधी जी का इस प्रकार से उन्होंने अपमान किया है। फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी के बारे में इसी समय, फ्रैंक मॉरिस वो भी वहीं का राजनीतिज्ञ है, और उसने भी यही कहा कि अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता के लिए सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ने का दृश्य एक अनोखा, विहंगम और दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। यानी ये ब्रिटिश जो अपने आप को सभ्य मानते थे, जिनका रहन सहन काफ़ी सभ्य उनकी अपने नज़रिया या अपने दृष्टिकोण से था, और वैसे गांधी जी जो है भारत की तरफ से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और गांधी जी हमेशा जो है सीधे साधे कपड़ों में थे और वहीं उन्होंने साधारण से वस्त्र पहन रखे थे जिसमें उन्होंने जो है धोती और जो भी गांधी जी का हमेशा हम एक राष्ट्रवादी रूप देखते हैं तो वैसा ही गांधी जी का रूप था। और जब गांधी जी ब्रिटिश सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो उस दौरान जो है वहाँ का राजनीतिज्ञ जिसका नाम था फ्रैंक मॉरिस ने भी गांधी जी के बारे में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि एक अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता के लिए सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ने का दृश्य उसके लिए बिल्कुल अनोखा था, विहंगम था और दिव्य प्रभाव भी उत्पन्न कर रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं गांधी जी जो है एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में वहाँ ब्रिटिश सेंट जेम्स पैलेस के अंदर नजर आ रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था मैकडोनाल्ड। ठीक है कि ये आपके प्रश्न याद रखने लायक जो है क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था मैकडोनाल्ड। सैमुअल हार उस समय भारत का सचिव था। ठीक है, भारत सचिव कौन था? सैमुअल हार। और लॉर्ड विलिंगटन भारत का उस समय का वायसराय था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या के विवाद पर पूरी तरह असफल रहा। सांप्रदायिक हिंसा, हिंदू मुसलमान जो भी यहाँ पर इस विवाद की जो जड़ को है ये गोलमेज सम्मेलन समाप्त नहीं कर पाया और 1 दिसंबर 1931 को गतिरोध के कारण इस सम्मेलन को समाप्त कर दिया गया। यानी अंततः इस गोलमेज सम्मेलन का कोई भी निचोड़ नहीं निकला, या कह सकते हैं ये गोलमेज सम्मेलन है वो असफल रहा। 18 दिसंबर को गांधी जी लंदन से बंबई पहुंचे। अब ये असफल क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर सांप्रदायिक गतिरोध के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फैसला उत्पन्न नहीं हुआ। यह सांप्रदायिक समस्या के कारण ये किसी भी प्रकार का कोई सफल फैसला इस पर नहीं हुआ। इस सम्मेलन में जो है मुस्लिमों की भांति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग है वो की थी और
इसके साथ ही केंद्र और प्रांतों के बीच अधिकारों का वितरण एवं केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना पर प्रतिनिधियों में मतभेद था और इसके चलते गांधी जी को निराश होकर स्वदेश लौटना पड़ा। और 18 दिसंबर को गांधी जी लंदन से बम्बई पहुंचे और स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा कि ये सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, अर्थात मैं असफल होकर लौटा हूँ या वहाँ पे कोई भी निर्णयात्मक जो कार्रवाई नहीं हुई सांप्रदायिक समस्या के दौरान, किंतु मुझे इस बात की खुशी है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था, यानी जो कार्य मुझे सौंपा गया था कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। भारत आकर गांधी जी ने विलिंगडन, जो कि उस समय भारत का वायसराय था, विलिंगटन से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर गांधी इरविन समझौते को सरकार ने समाप्त कर दिया और अंततः मजबूर होकर गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। आंदोलन शुरू होने के शीघ्र ही बाद ही गांधी जी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, और नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था का करार है वो ब्रिटिश सरकार ने दे दिया, या ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। ये विलिंगडन वही विलिंगडन है जिसने एक बार अपनी बहन को भारत से पत्र लिखा था और वो गांधी जी को एक प्रतिद्वंदी नेता के रूप में देख रहे थे, प्रतिपक्षी नेता के रूप में देख रहे थे, और उन्होंने अपनी बहन को लिखा था कि अगर ये गांधी नहीं होता तो ये दुनिया बड़ी खूबसूरत होती। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज वायसराय कहीं ना कहीं गांधी जी से मन में प्रतिशोध या कह सकते हैं द्वेष की भावना रखते थे और उनको ये लगता था कि अंग्रेज सरकार के कामों में जो बीच में अड़ंगा जो उठा रहा है या अड़ंगा डाल रहे हैं वो गांधी जी है। और जब गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की घोषणा की तो जैसे ही गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू करा वैसे ही ब्रिटिश सरकार ने जो है इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और साथ में ही गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था भी घोषित कर दिया। अब है देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था मैकडोनाल्ड उस समय, ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। अब सांप्रदायिक पंचायत क्या था कि विभिन्न संप्रदायों के लिए उसने कुछ जो है सीटें घोषित की थी, उस सीटों के बारे में यहाँ बात की जा रही है। और इसके अनुसार जो है ब्रिटिश सरकार ने या मैकडोनाल्ड ने दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग मानते हुए उन्हें पृथक चुनाव प्रणाली की सुविधा देते हुए प्रतिनिधित्व सौंप दिया, क्योंकि यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जो कि भारतीय नेता और जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दलित वर्ग की तरफ से, और वहीं भीमराव अंबेडकर ने वहाँ पे जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी। और इस आधार पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग मान लिया और उन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली की सुविधा देते हुए दलितों को अलग से निर्वाचन या प्रतिनिधित्व दे दिया। इस प्रकार अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए उन्होंने हिंदुओं के अंदर ही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई ब्रिटिश सरकार ने, और दलितों को अन्य हिंदुओं से पृथक करने का प्रयास भी उन्होंने किया। तो दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उनको अलग वर्चस्व दिया, अलग प्रतिनिधित्व दिया, और इस आधार पर उन्होंने हिंदुओं के अंदर फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाने की कोशिश की या प्रयास किया। महात्मा गांधी ने मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में जो है यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया था, जो कि पूना की यरवदा जेल है। वहाँ पर गांधी जी ने जैसे ही इस फैसले के बारे में सुना, यानी सांप्रदायिक निर्णय के बारे में सुना, तो गांधी जी ने वहाँ पर अनशन शुरू कर दिया। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी जैसे प्रमुख नेता अंबेडकर से पूना में मिले और उन्होंने गांधी जी के अनशन के आधार पर अंबेडकर से बातचीत शुरू की। इसके प्रयास में 26 नवंबर 1932 को महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर ने एक समझौता किया। अब यहाँ पर महात्मा गांधी और अंबेडकर जी की फिर मुलाकात हुई और इसमें जो समझौता किया वो समझौता है वो पूना पैक्ट कहलाया या पूना समझौता कहलाया। ये भी आपको याद रखना है कि पूना समझौता क्या है। तो जब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया, इस दौरान गांधी जी
और भीमराव अंबेडकर की एक मुलाकात हुई, एक समझौता हुआ और उस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है या पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। अब इस समझौते के दौरान क्या हुआ, देखिए हम इस समझौते में क्या था कि इस ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे सहमति प्रदान किए जाने पर गांधी जी ने अनशन तोड़ दिया कि ये समझौता जो भी हुआ इसके अंदर ब्रिटिश सरकार ने फिर गांधी जी कि इस समझौते को सहमति ब्रिटिश सरकार ने दे दी और उसके बाद गांधी जी ने अनशन तोड़ दिया। इस समझौते के अनुसार यहाँ पर इस समझौता क्या था यहाँ पर कि इसके अनुसार व्यवस्थापिका सभाओं में दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का स्थान सामान्य हिंदुओं के स्थान में ही सुरक्षित रखा गया, यानी दलित वर्ग को सामान्य हिंदुओं के साथ ही रखा गया और वहीं इनका स्थान वहाँ पे सुरक्षित रखा गया। पूना समझौते में दलित वर्ग का ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित स्थान से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, बल्कि वहीं ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया या विशेष आरक्षित सीटें उनके लिए रखी गई। तो इस प्रकार से ये था सांप्रदायिक पंचाट या कह सकते हैं सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड। ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन के बाद की परिस्थितियां हैं। अब हम जानते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन क्या था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन देखिए ये है 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ ये गोलमेज सम्मेलन। ये 17 नवंबर 1932 का समय है। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, यानी कांग्रेस का कोई नेता इसके अंदर शामिल नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना ने जिन्ना को सम्मेलन की सदस्यता से वंचित कर दिया गया। ये मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी मोहम्मद अली जिन्ना को भी जो है सम्मेलन की सदस्यता से अलग कर दिया। इस सम्मेलन ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन की उप समितियों की सिफारिश के आधार पर कुछ निर्णय लिए गए और ये सम्मेलन 24 दिसंबर 1932 को समाप्त हुआ। तो यहाँ पे कोई विशेष इस सम्मेलन का कोई अंतिम निर्णय नहीं आता है या कह सकते हैं इस सम्मेलन में कोई खास बात नहीं हुई है और इसमें जो निर्णय लिया गया उस निर्णयों को भारत सरकार ने बाद में 1935 के अधिनियम में सम्मिलित कर लिया, यानी जो 1935 का जो अधिनियम जो कानून जो बना और उस दौरान इस तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो भी यहाँ पर कुछ नवीन निर्णय लिए गए थे वो उनको 1935 के अधिनियम में डाल दिया गया। तो ये था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कुछ भी खास नहीं है। तो हमने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पढ़ा और उसकी परिस्थितियाँ और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान क्या क्या घटनाक्रम हुआ उसको हमने जाना। ठीक है, ये तो था आज का हमारा छोटा सा पॉइंट गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए आप जो है इसी पाठ का भाग संख्या 19 देख सकते हैं, उसके अंदर आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन और सविनय अभिज्ञा आंदोलन दोनों मिल जाएंगे और ये है दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो ये था हमारा टॉपिक। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।